नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें हम मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, जो कि अपने रीट, सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट का पेपर हो उससे रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसकी आज ये अगली क्लास है। पिछली क्लास में आप सभी ने देखा कि हमने जो बाल विकास है, ठीक है, कि जो हमने बाल विकास है रीट और सीटेट के लिए जो हम पढ़ रहे हैं क्या बाल विकास, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। हुआ क्या है कि जो बाल विकास से संबंधित जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो आपके पिछले पेपर में आए हुए भी है या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आए हुए हो या आगे आने की संभावना हो, उन तरीके के क्वेश्चनों को मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ आता हूं। तो आप सभी अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें, आप पूरी वीडियो को देखें, हर एक प्रश्न का जवाब दें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें हमें, ताकि हमें पता लगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने आज की जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न ये रहा, फटाफट आंसर देते जाना आप कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? ये किसने कहा है? तो आपको ऐसी जब परिभाषा याद करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि एक एक शब्द को आपको पकड़ना होता है, बाकी पूरी लाइनों से कोई मतलब नहीं होता है। आप हर परिभाषा में केवल एक शब्द को आप याद रखें कि ये किसने कहा होगा। तो जहां भी आधारशिला से संबंधित आएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्किनर की। तो यानी शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त, कैसी? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त का मतलब होता है एप्लाइड, कि जो एप्लाइड है ऐसी कौन सी मनोविज्ञान की शाखा है? फटाफट आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक और शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो अनुप्रयुक्त है, जो एप्लाइड है, वो कौन सी मनोविज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपकी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। अगला प्रश्न, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है कि मानव व्यवहार की जो विशेषता है, ठीक है, वो कौन सी है? तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा होगा कि जो मानव व्यवहार है, ह्यूमन जो बिहेवियर है, वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ये शब्द पकड़ा करो आप साइकोलॉजी में, जब भी आप पढ़ रहे हैं तो शब्दों का ही खेल है सब कुछ, कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? ये गुणनफल है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये पिछले किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, आरटेट हो, जो भी कोई पेपर होगा उसमें आए हुए प्रश्न है ये, ताकि आप इन्हें देखें, आपको अपना लेवल का पता लगे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं को लेकर आते हैं आपके लिए। जैसा कि अगला प्रश्न बहुत अच्छा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसका आंसर बताने से पहले आपको कुछ बातें बताऊं कि एक वैज्ञानिक हुए थे जीन पियाजे। कौन हुए थे? जीन पियाजे। इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहले थी संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। सेकंड नंबर पर थी इनकी कौन सी? अमूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पर थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे नंबर पर थी इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरीके से इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। इसके अंदर हम बात करते हैं तो 0 से 2 वर्ष तक के बालक, इसमें 2 से 7 वर्ष तक के बालक, इसके अंदर 7 से लेकर 11 वर्ष तक के बालक और 12 वर्ष से अधिक के बालक यहां रखे जाते थे। तो
इस तरीके से जीन पियाजे ने क्या बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। जब हम इसका पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा। तो बात क्या आ गई यहां पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है, तो आपके सामने है, सॉरी ये अमूर्त नहीं है, ये मूर्त है। हाँ ये देखिए आप पहले कौन सी हो गई है, तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है जिसमें जो बालक होता है वो किसमें होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है, जिसमें क्या है कि मानव के लिए क्या होगा, निर्भर हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि समाज में सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, और ये मैंने पहले भी बोला है कि जहां भी नहीं, गलत, सत्य, असत्य ऐसा कुछ आता है आप उसे हाईलाइट करें ताकि वो दूर से दिखना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। तो क्या है, प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण बिल्कुल प्रभावित करता है। धार्मिक वातावरण एक आता है, परिवार की सामाजिक स्थिति बिल्कुल ये भी प्रभावित करती है, क्योंकि परिवार की अगर सामाजिक स्थिति खराब है तो आपका जो मानसिक विकास है बच्चे का वो भी नहीं होगा। आर्थिक स्थिति अगर कम है तो उससे भी मानसिक विकास पर असर पड़ता है, लेकिन धार्मिक वातावरण से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है, कि पियाजे ने जो निर्जीव वस्तुओं को भी कैसा गुण दे दे, सजीव गुण दे दे, ऐसी जो प्रकृति है उसे क्या नाम दिया है, तो इसे कहा जाता है सजीव चिंतन। क्या कहा जाता है, सजीव चिंतन। देखिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी वो सब लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, अधिक से अधिक लोग हमारे साथ होंगे, अपना जो परिवार है वो बढ़ता जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो फटाफट शेयर कर दो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो बताइए फटाफट। शैशवावस्था का मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होगा, सीखने की प्रवृत्ति तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति ये भी होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये भी होती है, क्योंकि बच्चा जो आप बोलते हो, जो आप करते हो ऐसा करता है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती है, यानी कि चिंतन उसमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है, यानी कि जो लड़का है वो लड़के के प्रति और लड़की है जो लड़की के प्रति जो अधिक आकर्षित होती है, यानी इस उम्र में लड़कों का एक ग्रुप होगा और लड़कियों का एक अलग ग्रुप होगा, वो आपस में अलग अलग ग्रुप में रहते हैं, यानी समलिंगी के प्रति आकर्षण होता है। तो किस अवस्था में होता है, यह होता है आपका बाल्यावस्था में, कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, 6 से 12 साल की उम्र में होता है, तब उसका आकर्षण अपने समलिंगी के प्रति होता है। अगला प्रश्न, छद्म परिपक्वता का काल होता है। देखिए इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछली वीडियो में मैंने बोला था छद्म परिपक्वता का मतलब होता है कि झूठी, मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता एक ही बात है, उसे किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था। कि बाल्यावस्था जब समाप्त होने वाली होती है, यानी 9 से 12 के मध्य बाल्यावस्था यही होगी आपकी, क्योंकि 5 से बाल्यावस्था क्या होती है, 6 से 12, और 6 से 12 में भी पहले पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो आप ये मान के चलो 9 से 12 या 10 से 12 की जो उम्र है उसमें जो बच्चा है वो परिपक्व नहीं होता है, लेकिन परिपक्व ना होते हुए भी वो परिपक्व होने का एक दिखावा करता है, वो दूसरे के सामने ऐसा दिखाता है कि वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, छद्म परिपक्वता का काल। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत किसने दिया था, तो बताइए फटाफट किसने दिया था ये विकास का सिद्धांत। ये दिया था आपका स्टैनले हॉल ने। किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने। अगला प्रश्न, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो किस अवस्था में बढ़ जाती है कि नई खोज करने की तथा घूमने की प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है, तो फटाफट बताइए किस में होती है, उत्तर बाल्यावस्था में होती है। वही बात कि जहां पर ये छद्म परिपक्वता की काल होता है उसी में क्या होता है, बालक अधिक कुछ नया खोज करने की या अधिक घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बुलिमिया क्या है? ये एक शब्द है, बुलिमिया। बुलिमिया क्या है? ये एक विकृति का प्रकार है। और किस प्रकार की विकृति होती है? ये होती है भोजन ग्रहण करने की विकृति, कि अगर बालक को भोजन ग्रहण करने में समस्याएं आती हैं तो उस विकृति को हम कहते हैं, एक मानसिक विकार होता है ये, जिसे हम क्या नाम देते हैं? बुलिमिया कहते हैं। समझ रहे हो आप? अगला प्रश्न आपके सामने, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है? कि मानसिक विकास है वो सर्वाधिक हो जाता है, ये मान के चलो उच्चतम हो जाता है, यानी लगभग पूर्ण हो जाता है। ये कहना यही चाहता है कि लगभग पूर्ण हो जाता है। हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि मानसिक विकास लगभग 14 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 15 वर्ष। ये इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा, उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है या पूर्ण हो जाता है। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आज उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ADHD। ADHD क्या है? तो सबसे पहले तो ADHD होता क्या है वो देखते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो क्या होगा? अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसका नाम भी पूछा जा सकता है। ADHD का पूरा नाम क्या होगा? तो ADHD का पूरा नाम क्या हो गया? अटेंशन डिफिसिट, ठीक है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि अवधान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अवधान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कैसा विकार होगा ये? अवधान विकृति होगी ये ADHD। अगला प्रश्न आपके सामने, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? यानी किशोरावस्था का जनक, किशोर मनोविज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है स्टैनले हॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास है उसका लक्षण कौन सा है इनमें से? तो देखिए, सामान्य रुचियां अधिक होती हैं। अच्छा, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, मैत्री संबंधों में अधिक कमी। देखो कमी तो यहां होगी ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आपको क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करने होते हैं, जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उसे आपको क्या करना होगा कि जो गलत है पहले उसे छांटो ताकि आपको आसान हो जाए। तो अब आपके सामने 3 ही ऑप्शन रह गए। नया पढ़ो, अपने वह समूह के प्रति निष्क्रिय साझेदारी, निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय साझेदारी होती है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब बच गए 2 प्रश्न, यानी कि 50-50 हो गया। तो दोनों पढ़ो कि सामान्य रुचियां अधिक होती हैं, तो इनकी जो सामान्य रुचियां हैं वो अधिक नहीं होती है, विशिष्ट रुचियां अधिक होती हैं। और समूह के प्रति उनकी भक्ति भावना होती है, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो किशोर अवस्था में होते हैं वो अपने दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं। आप देखना इस चीज को, ठीक है, कि जो ये क्या होगा कि समूह के प्रति भक्ति भावना ज्यादा होगी। अगर कोई उनके दोस्त हो या उनके समूह के बारे में कुछ कहता है कि तू इस ग्रुप में मत रह, उसे छोड़ दे उस ग्रुप को, तो वो जो बच्चा है वो उस ग्रुप को नहीं छोड़ता है, बल्कि अपने ऊपर वो गुस्सा करने लग जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है इस चीज से। समझ रहे हो? तो समूह के प्रति जो भक्ति भावना है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान कैसी विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि जो वॉटसन थे वो एक व्यवहारवादी हैं, जिन्होंने व्यवहारवाद के जनक भी कहा जाता है। वॉटसन को ही क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को आंतरिक संसार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसके रूप में? आंतरिक संसार के विज्ञान के रूप में। बहुत अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं आपके लिए, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करो इस पर। अपने जितने भी दोस्त हैं सब तक इसे शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाए। फिर लास्ट में आपको एक खुशखबरी भी देता हूं चैनल के बारे में। पहले इसको पूरा करते हैं अपन
कि आंतरिक संसार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो ये किया है किसने? जेम्स सल्ली ने किया है। किसने किया है? जेम्स सल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? कि इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? देखिए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, सही बात है ये भी। यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, तो केवल सामाजिक प्रक्रियाओं से तो नहीं होता है, तो यह भी गलत हो गया। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, तो चलो कुछ हद तक ये भी सही है, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, लेकिन ये बोल रहा है कि सबसे अधिक सही ढंग से जो प्रकट करता है, तो व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, क्योंकि अनुभवों के द्वारा ही तो व्यक्ति सीखता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, ये इसे सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट कर रहा है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसके अंदर संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, फिर 2 से लेकर 7 तक जो कौन थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर 7 से लेकर 11 तक थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और फिर उसके बाद में 12 से अधिक तक थी आपकी लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं बताई। तो मैंने बोला 8 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? तो 8 वर्ष का बालक कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ रहा है। तो मूर्त है, देखिए 2 शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे, एक होगा मूर्त और एक होगा अमूर्त। दोनों को समझाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लें कि आप ये समझें कि मूर्त मतलब जो आपकी आंखों के सामने है, ये जो आपको दिख रहा है, आप उसके बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो आप मूर्त चिंतन कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन आपके मस्तिष्क में है, आपके मन में है, तो उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं। जैसे आप यहां बैठे बैठे अगर सोचते हैं कि दिल्ली में ये सब होगा, ठीक है, दिल्ली का लाल किला ऐसा है, तो ये क्या सोच रहे हैं? आप अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में जैसे कि ये पेन है और पेन के बारे में आप सोच रहे हैं कि यार ये पेन है, ये ब्लैक कलर का है, ये आप सोच रहे हैं, तो ये आपका मूर्त चिंतन है। तो 8 वर्ष का जो बालक है वो किसमें होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब इसमें से ऑप्शन कैसे खत्म करेंगे? देखिए, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या का हल करता है, तो क्या अमूर्त करता है? क्या नहीं करता? तो एक तो ये गलत हो गया। समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचता है, कोई समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, कि मान लीजिए कोई समस्या आएगी तो उस पर वो बहुत अधिक चिंतन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? क्योंकि वो तो कैसी अवस्था में है? मूर्त संक्रिया में है। तो मूर्त संक्रिया में तो जो उसके सामने होगा उसी के बारे में सोच पाएगा। उच्च स्तरीय समस्या का हल करना, बिल्कुल नहीं। तो सही क्या हो जाएगा आपका? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। क्लियर है आपके? अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था में भावनात्मक स्थिरता व भावावेश अपेक्षाकृत अधिक होता है? भावनात्मक रूप से स्थिरता, ठीक है, और जो भावावेश है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो किस अवस्था में होता है? ये होता है पूर्व किशोरावस्था में। किसमें होता है? पूर्व किशोरावस्था में। अगला प्रश्न, छोटा बच्चा खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? कि एक बच्चा है वो जो खिलौने हैं उसे फेंकता है, उसे तोड़ देता है, उसके भागों को अलग अलग कर देता है, तो कौन सी भावना है उसके अंदर? परनिर्भरता, स्वयं की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति? तो उसके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, वह उसके बारे में जानना चाहता है कि क्या है ये, तो जानते हुए वो क्या करता है? उसके भागों को अलग करता है, उसे तोड़ता है, तो इस तरीके का व्यवहार दर्शाता है। अगला प्रश्न, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये भी एक तरीके से परिभाषा ही मानो कि जो सार्वभौमिक गुण होंगे वो क्या होंगे? जन्मजात होंगे, और सभी भाषाओं के लिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि जो सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किशोरावस्था को खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है?
किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? खुशी रहित समय कहा जाता है, क्योंकि देखिए किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है, किशोरावस्था को झंझावत की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेस ज्यादा रहता है क्योंकि इसके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के परिवर्तन सर्वाधिक होते हैं। शारीरिक परिवर्तन बहुत अधिक होते हैं, जिसकी वजह से जो किशोर होता है वो थोड़ा एक तरीके से मानो उसके जो संवेग है वो उससे संभाले नहीं जाते, तो वो थोड़ा सा परेशान रहता है। इसी वजह से इसे खुशी रहित समय भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकताएं महसूस होती हैं। किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, तो ये सभी बातों की वजह से इसे क्या कहा जाता है? खुशी रहित समय कहा जाता है। तो यहां तक हो गया है। तो आज की जो वीडियो है उसमें ये सारे प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बस आप लोग सपोर्ट करें, हमारा जो साथ है वो बनाए रखें। जैसा कि मैंने आपको बीच में भी कहा था कि आपके साथ एक खुशी साझा करना चाहता हूं, तो उसके बारे में बता देता हूं कि जो अपना चैनल है वो आप सभी को पता है कि मोनेटाइज बहुत पहले हो गया था, लगभग आज से 2 महीने पहले मोनेटाइज हो गया था। तो उसके बाद में होता क्या है कि मोनेटाइजेशन के बाद में भी जो अपना जो एड्रेस होता है जहां हम रहते हैं, तो उस एड्रेस को भी ये वेरीफाई करते हैं, यानी कि आपको पेमेंट भेजने से पहले ये उस एड्रेस को भी वेरीफाई करते हैं। उसके लिए जो गूगल है, जो गूगल एडसेंस है, वो वहां पर एक पिन भेजता है, ठीक है। जैसे आपका ओटीपी आता है वैसा एक पिन आता है। तो आपको मैं दिखा दूं कि जो अपना पिन है वो आ चुका है। एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि इसको आने में बहुत टाइम लग जाता है, अपना बहुत फटाफट आ रहा है। पिन भी आ चुका है, चैनल भी बहुत जल्दी से मोनेटाइज हुआ है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या है कि एक पिन होगा, उस पिन को अपन गूगल एडसेंस पर अटैच करेंगे। जिस जिस तरीके से करेंगे मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी को पता लगे कि किस तरीके से एक चैनल पर काम किया जाता है, ठीक है। तो वो एक नई वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, उसके लिए आप जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अपने चैनल पर है, चाहे आप रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें, ठीक है, रीट करें, सेकंड ग्रेड करें, या कोई भी तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजी का अपन ये चला ही रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के अलावा आप पॉलिटी साइंस, आपकी पूरी पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री हो या इंडियन हिस्ट्री हो, ये सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। या जनरल साइंस, आप एक बार बस प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां जाकर आपको पता लगेगा कि ये सब आपको वहां पर पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो अगर आपके घर पे आपके जो छोटे भाई बहन है, अगर कोई जो कि 10th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, 9th और 10th में, तो उनके लिए भी साइंस और मैथ, इन दोनों की जो वीडियोस है वो मिल जाएंगी, क्योंकि वैसे भी स्कूलें नहीं चल रही हैं। तो यहां से आप चैनल सब्सक्राइब करें और ये सब वीडियोस देखें। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।